नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए न्यूमेरिकल के इस सीरीज़ ये सवाल नहीं बवाल को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल के सवाल, जो कि आज पार्ट 9 हो जाएगा। आपको बता दें हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ओम साई स्टडी 2.0। पॉइंट के जगह पे सिर्फ आप लोग को इंग्लिश में टाइप करना है POINT पॉइंट, उसके बाद 0 लगा दीजिएगा। आपको बता दें कि अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु के ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है? गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², हाफ m 15 केजी भी 6, यानी कि 2 बार लिखा जाएगा। उसके बाद फिर इसको कटा दीजिए 3 से, तो 6 18 और गुना 15 कर दीजिए, 270 आ जाएगा। डॉट परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? ठीक, तो यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। इसमें देखिए कितने परमाणु है? Na सोडियम कितने हैं? 2, उसके बाद कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, तो यानी कि 2 1 3 3 6 हो जाएगा। देखिए Na2CO3 को क्रिस्टलीकरण करने के बाद Na2CO3 इंटू 10H2O बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? धोवन सोडा कहा जाता है। ठीक, उसके बाद अगला है कि यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डॉट हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। कार्य ऋणात्मक होने के लिए बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होना चाहिए? तो देखिए वर्क बराबर क्या होता है? FS cos थीटा। तो यानी cos थीटा क्या रखे ताकि हमारा कम ऋणात्मक हो? तो इसके लिए cos थीटा 180 रखने पर 180 का मान कितना होता है? cos 180 -1। तो यहाँ -1 जैसे पुट होगा तो कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो डायग्राम से देखते हैं, जैसे कि ये एक वस्तु है, इस पर बल इधर आप लगा रहे हैं और विस्थापन ये पीछे हो रहा है, तो इसका मतलब कार्य ऋणात्मक हो रहा है। देखिए कितना का एंगल बना? 180 का एंगल बना, तो वही हो जाएगा, यानी 180 डिग्री। तो देखिए कि कार्य क्या क्या हो सकता है? कार्य निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जीरो कैसे हो सकता है? जैसे कि एक दीवार है, दीवार को आप धक्का मार रहे हैं तो वो दीवार हिल नहीं रहा है, तो वो कार्य क्या है आपका? निगेटिव है। और अगर यदि कार्य पॉजिटिव कब होगा? जब आप बल लगाए और उस दिशा में विस्थापित होने लगा, तो वो कार्य क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो अगर यदि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कार्य करना है तो देखिए यदि कार्य को पॉजिटिव करना हो तो कार्य को पॉजिटिव करने के लिए थीटा का मान कितना रखना होगा? 0 रखना होगा, क्योंकि cos 0 डिग्री बराबर क्या होता है? 1। अगर यदि कार्य को 0 करना है, ठीक है, तो थीटा का मान 90 रख दीजिए। cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है और थीटा का मान 180 डिग्री रखने पर कार्य क्या हो जाएगा? निगेटिव कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला है कि औसत रूप से यूरेनियम 92 के एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है? तो 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो कैसे होता है? देखिए यूरेनियम 92 परमाणु संख्या है, 235 उसका परमाणु द्रव्यमान हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए उसमें जब न्यूट्रॉन का बम्बार्ड कराया जाता है, यानी कि उसे अभिक्रिया कराया जाता है, तो क्या बनता है? देखिए बेरियम बन जाता है और क्रिप्टॉन बन जाता है। बेरियम और क्रिप्टॉन। ठीक है, उसके बाद फिर उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और एनर्जी निकलते हैं। तो यहाँ देखिए कितने न्यूट्रॉन निकले? 3 न्यूट्रॉन। तो वही तो पूछा जा रहा है, औसत रूप से यूरेनियम 92 के साथ विखंडन से कितने न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है? तो 3 न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जैसे देखिए यहाँ डायग्राम से देखिए कि जैसे कि ये था यूरेनियम था आपका, यूरेनियम पे न्यूट्रॉन का बम्बार्ड कराया गया, तो यहाँ देखिए एक बेरियम एक क्रिप्टॉन निकलेगा, उसके बाद उससे 3 अन्य न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक, अब ये 3 अन्य न्यूट्रॉन प्रत्येक यूरेनियम पर फिर बम्बार्ड होगा, तब फिर जो होगा एक क्रिप्टॉन और एक बेरियम इस प्रकार निकलेगा, फिर उससे पुनः 3, इस प्रकार के से चैन रिएक्शन चलते रहता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अनियंत्रित अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अगर यदि इसको नियंत्रित करना होगा तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? नियंत्रण के रूप में बोरॉन और कैडमियम, ठीक, बोरॉन और कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। यह न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर देता है, यानी न्यूट्रॉन को ही कंट्रोल कर देता है। ठीक, तो इस कारण अभिक्रिया ज़्यादा नहीं फैल पाता है। अगला देखिए, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और दुगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो देखिए विभवांतर बराबर क्या होता है? I इंटू आर, यानी धारा इंटू प्रतिरोध। तो यहाँ देखिए कि बोला क्या गया? विभवांतर और धारा दोनों दोगुना हो गया, तो प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा? देखिए विभवांतर भी दोगुना और धारा भी दोगुना, तो प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा? देखिए दोनों का दोनों
2 कट गया तो पुनः फिर क्या बच गया, P बराबर IR, तो यानी कि कोई असर नहीं पड़ेगा। डॉट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यूह संरचना प्रदान करते हैं। कल भी बताएं कि षटकोणीय व्यूह संरचना कौन प्रदान करता है, तो ग्रेफाइट, और चतुष्फलकीय कहा जाए तो हीरा, और फुटबॉल की तरह संरचना तो फुलरिन हो जाएगा। तो फुलरिन में न्यूनतम कितने कार्बन परमाणु हो सकते हैं, तो 60 हो सकते हैं, अधिकतम 360 हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए लेंथेनाइट की परमाणु संरचना डॉट परास में होती है, यानी रेंज इसका पूछा गया। तो लेंथेनाइट ऑप्शन के हिसाब से देखिए इसका हो जाएगा 58 से 71, ठीक है। अगर यदि 58 से 71 नहीं दिया हुआ रहेगा तब आपको रहेगा 57 से 71, यानी 71 से कम नहीं होगा। यहाँ देखिए 57 से 70 दिया हुआ है, 70 वाला तो होगा ही नहीं, 71 लास्ट होना चाहिए। अगर यदि 58 से 71 दिया हुआ है और 57 से 71 दोनों दिया है तब आपका 57 से 71 सही हो जाएगा। अगर यदि 57 से 71 ना देके 58 से 71 दिया हुआ है तब ये आप लगा दीजिए। उसी प्रकार एक्टेनाइट में भी होता है, जैसे देखिए 89 से 103 होता है एक्टेनाइट सीरीज, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको दिया हुआ है ऑप्शन देखिए 89 से 102, तो ये तो गलत हो जाएगा, 102 वाला तो लेना है। 90 से 103, ये अगर यदि एक्टेनाइट पूछा जाता और ये ऑप्शन दिया हुआ रहता तो आप ये क्लिक कर देते, ठीक है। क्योंकि यह करता क्या है, लेंथेनम को जो है छोड़ रहा है, ठीक है। लेंथेनम जो कि परमाणु संख्या 57 है उसको छोड़ रहा है, और एक्टिनम जो कि परमाणु संख्या 89 है उसको भी छोड़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार देख लीजिएगा। उसके बाद आगे है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम डॉट पर लागू होते हैं तो वस्तु के किसी भी युग्म पर, यानी कि दो वस्तु, कोई भी दो वस्तु, पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, या घर हो, कुछ भी हो, तो उसके दो वस्तु के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के स्क्वायर होता है, ठीक है। F बराबर G, यानी बड़ी जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक M1 इंटू M2। तो यही पूछ रहा है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किस पर लागू होता है, तो किसी भी दो वस्तु पर लागू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए कि एक कार सड़क के किनारे से 0.5 सेकेंड में ज़मीन पर गिरती है, माना जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो सड़क के किनारा ज़मीन से कितने ऊपर है। तो देखिए आपको दिया क्या क्या है, तो यहाँ समय दिया हुआ है 0.5 सेकेंड, और प्रारंभिक वेग जब गिरना शुरू हुआ होगा तो 0 मीटर पर सेकेंड, और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ठीक। तो यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण की ओर आ रहा है गिर के, तो जी का मान यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ देखिए कि अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, हम लोग को पूछ रहा है कि किनारा जमीन से कितना ऊंचा था, तो ऊंचाई यानी कि विस्थापित हो रहा है, विस्थापन, ठीक है। तो एच को यहाँ एच से रिप्लेस किया गया, तो विस्थापन बराबर क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गति के दूसरा नियम से, ठीक है। तो एस हम लोग को निकालना है, यू क्या हो गया, 0 हो गया, टी यहाँ दिया हुआ है 0.5, तो 0 के साथ 0.5 गुना करने के बाद ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद हाफ ए का मान यहाँ जी के रूप में दिया हुआ है 10 टी स्क्वायर, यानी 0.5 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हल करने के लिए ये तो 0 हो गया, ठीक है। हाफ 10 और 0.5 गुना 0.5, इसका दशमलव ख़त्म होने के बाद नीचे क्या आ जाएगा, एक शून्य आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए एक कट गया, उसके बाद बचे 25, ठीक है। और उसके बाद 2 से भाग देने के बाद 12.5 आएगा, 12.5 में से एक नीचे शून्य है तो 0.1 अंक के बाद आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कि कितना है, 1.25, ठीक। उसके बाद देखिए सहसंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या 3 हो सकती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे देखिए कि एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ठीक है। तो एल्केन में क्या होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड से होता है, एल्किन में क्या होता है, एल्किन में डबल बॉन्ड वाला होता है, और एल्काइन जो होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो वही हुआ कि अधिकतम कितना हो सकता है, परमाणुओं के बीच के अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, तो 3 हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं कई बार। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अनबुझा चूना CaO यानी क्विक लाइम होता है, ठीक है। उसी में अगर यदि फिर जल डाल दिया जाता है तो वह CaOH का होल 2 बना लेता है, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब अभिक्रिया करता है तो वह CaCO3 बना लेता है, उसके बाद जल उसका उड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया
जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कार्य क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, बल 125 और विस्थापन 5, तो गुना करने के बाद 625 आ जाएगा। ठीक है, रेडियोधर्मी तत्वों को डॉट में रखा गया है, तो रेडियोधर्मी तत्व जो है उसको एक्टेनाइट सीरीज में रखा गया है, यानी 89 से 103 वाला में रखा गया है। चूना CaOH होल टू हवा में डॉट के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो वही बात फिर से घूम के आ गया, जैसे कि पहले क्या देखे थे हम लोग, पहले लिए CaO लिए क्विक लाइम, उसके बाद इसमें जल मिला है, ठीक, H2O, तो अब हम लोग का क्या बनेगा, जल मिलाने के बाद CaOH का होल टू बन जाएगा, CaOH का होल टू। उसके बाद इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करेगा यानी वायुमंडल से, तब ये बना लेगा अब क्या, CaCO3, उसके बाद फिर जल बाहर निकल जाएगा H2O। ठीक, किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है, वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv², इसमें बिठा दीजिए, गतिज ऊर्जा आपका दिया हुआ है 120, हाफ m दिया हुआ है 15 kg, v² निकालना है, तो 15 अट्ठे 20 से 8 बार में कट गया और ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, 8 दूना 16, तो यानी कि v² बराबर 16, तो v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि एक्टेनियम का परमाणु संख्या क्या होता है, देखिए यहाँ पूछ दिया, एक्टेनियम का परमाणु संख्या होता है 89, एक्टेनियम का परमाणु संख्या 89। एक्टेनाइट पूछा जाता है, एक्टेनाइट का क्या हो जाता है 89 से 103, और लेंथेनम का अगर यदि पूछा जाए तो इसका हो जाएगा 57, और लेंथेनाइट अगर यदि पूछा जाए तो यानी कि 57 से 71 के बीच होता है। 90 ग्राम जल में मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मोल की संख्या बराबर क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए और पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए। तो देखिए पदार्थ का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 90 ग्राम, ठीक, किस में, जल में, तो जल का परमाणु द्रव्यमान निकाल लीजिए, जल H2O। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1, क्या हुआ, हाइड्रोजन है 2, तो उसके बाद फिर देखिए प्लस का चिन्ह देके ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, तो यानी 16 2 कितना हो गया 18 म्यू हो गया। इसको अब ग्राम में बदलने के लिए ग्राम में भी वही होता है। ठीक, अगर यदि सिर्फ परमाणु द्रव्यमान पूछा जाता तब 18 म्यू लगाना होता, लेकिन परमाणु द्रव्यमान ग्राम में पूछा जाए तो वही 18 ग्राम हो जाता है। अब मोल की संख्या बराबर क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में और उसके बाद पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान ग्राम में। तो देखिए पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ था 90 ग्राम और उसके बाद पदार्थ का द्रव्यमान मोल में कितना है 18 से कटा दीजिए, इसको 5 बार में कट जाएगा, तो यानी मोल की संख्या कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा हाफ mv², तो इस पे इसको बिठा दीजिए, आपका बन जाएगा। विद्युत बल्ब का एक फिलामेंट द्वारा 2 मिनट में 0.9 एम्पियर की धारा खींची जाती है, परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग एक सूत्र जानते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि Q हम लोग को निकालना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, I इंटू टी करना होगा। ठीक है, तो I इंटू टी, आई दिया हुआ है 0.9 एम्पियर, ठीक है, और समय दिया हुआ है 2 मिनट, इसको सेकंड में बदल लीजिए, तो यानी कि 60 दूना 120 और गुना 0.9 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 108 C यानी कूलम। ठीक है, अब इसको किस में मापा जाता है, कूलम में मापा जाता है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा, तो देखिए ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर के भार से अधिक होगा। तो कैसे अधिक होगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे कि पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी थोड़ा सा चपटा होता है, इतना भी चपटा नहीं होता है जैसा कि बन गया है फिगर। ठीक है, नारंगी के समान थोड़ा सा गोल होता है। ठीक है, तो यहाँ होता है कि इधर का त्रिज्या जो होता है ये थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक, ये ज़्यादा होता है, इधर कम होता है, तो उसी के कारण यह प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि जैसे कि देखिए कि भूमध्य रेखा से ज्यों-ज्यों ऊपर या नीचे जाने पर आर का मान क्या होगा, घटेगा। तो आर का मान घटेगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा, देखिए जी बराबर क्या होता है, बड़ी जी यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और द्रव्यमान पृथ्वी का, उसके बाद उसके बीच की दूरी यानी त्रिज्या। तो देखिए कि आर का मान ज्यों घटेगा, जैसे कि मान लिया जाए पहले अगर यदि 2 से
दो आर था और उसका स्क्वायर दो दूना 4 से भाग लग रहा था, अगर यदि अब 1 कर दिया जाए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 1 से ही भाग देना पड़ेगा, तो जी का मान क्या होगा, ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ज्यों ज्यों गुरुत्वाकर्षण त्वरण बढ़ेगा तो क्या होगा, उस वस्तु का भार बढ़ेगा। ठीक, आगे देखिए कि कितने विद्युत धारा प्रवाहित होंगे यदि एक हीटर का विभवांतर 220 वोल्ट और प्रतिरोध 100 ओम हो। तो देखिए भी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आई आर, यानी कि विभवांतर बराबर धारा गुना रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, इसमें देखिए कि पूछ रहा है कि कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बटे आर, इधर से आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए आई बराबर क्या हो गया, भी दिया हुआ है आपका विभवांतर 220 वोल्ट, और धारा यानी प्रतिरोध क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है 100। ठीक, इसको कटा दीजिए, अब 2.2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे देखिए 10 मिनट में सर्किट के माध्यम से 300 कूलम्ब का आवेश प्रभावित होता है। ठीक है, सर्किट द्वारा प्रवाहित तो होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो धारा बराबर क्या होता है, धारा होता है आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। तो यहाँ देखिए आपको दिया क्या है, धारा ही पूछा जा रहा है, तो आवेश दिया हुआ है कितना, 300 कूलम्ब, और 10 मिनट को सेकेंड में बदल लीजिए 60 से गुना करके, उसके बाद इसको हल कर दीजिए, 2 शून्य तो इधर से कट गया, तो यानी कि 3 का 3, 3 दूना 6, तो यानी 1/2 बच गया, 1/2 बराबर क्या होता है 0.5, और धारा है तो उसको एम्पियर में माप। किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार क्या होगा, चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, तो 60 का 1/6 10 न्यूटन हो गया। उसके बाद अगला है कि एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका क्या अपरिवर्तित रहता है, तो इसका अपरिवर्तित आवृत्ति रहता है। तो कैसे अपरिवर्तित रहता है, तो देखिए यहाँ कि कोई भी ध्वनि जो होता है उसमें देखिए संचरित जब कर रहा है तो उसमें ये जो एक लूप पूरा करता है यहाँ तक, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, और दो श्रृंग के बीच या दो गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, और ये जो ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक ध्वनि गई, ठीक, इसको क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए कि आयाम तो प्रभावित ही होगी। ठीक, क्योंकि अगर यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं तो मतलब ध्वनि की चाल घटेगी बढ़ेगी, तो उसका ऊंचाई भी क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। ठीक, तो गति पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, और तरंग दैर्घ्य भी क्या होगा, अगर यदि किसी माध्यम में जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हैं तो ध्वनि के तरंग दैर्घ्य की लंबाई भी क्या होगी, प्रवाहित ही होगी, लेकिन आवृत्ति पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आवृत्ति क्या होता है, प्रति सेकंड बनाए गए लूप की संख्या को क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, अगर यदि किसी दूसरे माध्यम में भी जाएगी तो आवृत्ति वही रहेगी, 1 सेकंड में जितने लूप बना रही थी उतने ही लूप बनाएगी। ठीक, उसके बाद है पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु डॉट से गिरती है, तो वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। ठीक, पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु डॉट से गिरती है, तो वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। तो देखिए एक समान त्वरण से कैसे गिरती है, जैसे देखिए कि कोई वस्तु यू वेग से चलना प्रारंभ हुआ, अब उसका कोई विरोध करने वाला ही नहीं है, या तो उसको कोई मतलब धक्का देने वाला नहीं है, तो इस कारण तो उसके वेग में परिवर्तन तो नहीं आएगा, यानी भी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी यू बराबर यू ही रह जाएगा। ठीक, अंतिम में वेग यूं ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए त्वरण क्या कहता है, त्वरण कहता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों यहाँ समान रह गया, तो यानी कि u माइनस यू 0 हो गया, 0 में t से भाग दीजिए, यानी कि कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो यानी कि जिस त्वरण से हुआ चलना शुरू किया था वही त्वरण रह जाएगा। क्योंकि यदि u वेग से चलती है तो न तो उसे घर्षण रोक रही है, जिस कारण उसका वेग भी घटे या बढ़े। ठीक, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा 30 जूल आ जाएगा। यदि बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 500 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत के इलेक्ट्रिक बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए धारा प्रवाहित भी बराबर क्या होता है, आई आर, तो यहाँ धारा पूछ रहा है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बट्टे आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आई बराबर भी बट्टे आर, तो भी दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट, उसके बाद आर दिया हुआ है प्रतिरोध 500,
उसके बाद यहाँ देखिए इसको कटा दीजिए और 22/50 आ जाएगा। 50 को 2 से गुना कर दीजिए, 22 को 2 से गुना कर दीजिए, 22 दूना 44। यहाँ देखिए 50 दूना 100, नीचे 2 शून्य आ जाएगा, ऊपर 2 अंक के बाद शून्य लगा दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा 0.44 एम्पियर। ठीक, अगला कह रहा है कि डॉट एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग देखें कि एल्केन ग्रुप जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, क्योंकि उसका बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड से बनता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो देखिए एल्केन ग्रुप जो होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे मेथेन कहा जाए, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नाइट्रेन, डिकेन, ये सब क्या होता है, ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। यानी कि एल्केन ग्रुप ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो एल्केन ग्रुप या इसे पैराफिन ग्रुप भी कहा जाता है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दबाव क्या होगा, यानी दाब क्या होगा, दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल। यानी क्षेत्रफल अब जब कम हो जाएगा, ठीक, कम से आप भाग दीजिएगा तो मान क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो यानी दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसी कारण जैसे हम लोग दीवार में कील ठोकते हैं तो कील का क्या होता है, उसका नुकीला भाग आगे का रखा जाता है। क्यों, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होता है। क्षेत्रफल कम होता है तो जब उस पर हम लोग बल लगाते हैं तो वो क्या होता है, उसमें दबाव ज़्यादा डालता है। तो दबाव ज़्यादा डालता है, इसी कारण कील जो होता है दीवार में ठुक जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुना आवेश। तो यानी कि विभवांतर आपका 10 वोल्ट दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है 3 कूलम, तो 10 या 30 जूल हो जाएगा। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। उसके बाद पूछ रहा है कि जी का मान डॉट के साथ बढ़ता है तो ऊंचाई में कमी अगर यदि करेंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी ऊंचाई में कोई भी वस्तु यहाँ अगर यदि है, ठीक है, अब कोई वस्तु को यहाँ रखा जाए तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, घटेगी। तो यानी आर का जैसे मान घटेगा तो आर का मान घटेगा तो कम से भाग देना होगा, कम से भाग देना होगा तो क्या होगा, जी का मान ज़्यादा आएगा। ठीक, कि CaOH होल 2 का सापेक्ष द्रव्यमान क्या होगा। तो CaOH होल 2 का देखिए कैल्शियम का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 40। और देखिए यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 और हाइड्रोजन का 1, 16 1 17। उसके बाद इसमें लगा है OH में होल 2 लगा है तो इसमें 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 40 और 16 1 17, 17 दूना 34, 40 और 34 कितना हो जाएगा, 74 म्यू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला कह रहा है यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या होगा। तो दर्पण क्या होगा, उत्तल होगा। क्योंकि देखते होंगे कि साइड मिरर जो होता है गाड़ी का, उसमें पूरे सड़क का प्रतिबिंब, ठीक है, उस दर्पण में बना दिया जाता है। क्योंकि अगर यदि वह बड़ा बड़ा बनाता तो जैसे पीछे से एक गाड़ी आता तो उसका अगर यदि हेडलाइट दिखता तो पूरे शीशे में सिर्फ हेडलाइट ही दिखता। लेकिन क्या किया जाता है, उस प्रतिबिंब को छोटा करके पूरे गाड़ी को दिखाया जाता है। पूरे गाड़ी को नहीं बल्कि पूरे सड़क को दिखाया जाता है पीछे का। ठीक, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में किया जाता है। तो यानी गाड़ी के साइड मिरर में पूरे सड़क को दिखाई देना होता है, तो इस कारण उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे भी देखिए कि अगर यदि आप चम्मच लीजिएगा, चम्मच का जिस साइड से आप खाते हैं उस साइड को नहीं, उसके पीछे वाला भाग पलट के देखिए और उसके सरफेस पे अपना फेस देखिए तो आपको मतलब फेस छोटा दिखाई देगा। तो क्यों छोटा दिखाई देगा, और चपटा टाइप का दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ होता क्या है कि जैसे कि उत्तल दर्पण है तो उसका तो ये वक्र थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है, ये साइड पेंट किया हुआ रहता है। तो आपको परावर्तन जब भी होगा तो सिर्फ इतनी सा सतह से होता है, इधर वाला तो फॉल्स मार जाता है। तो इस कारण क्या होता है, आपका प्रतिबिंब छोटा हो जाता है। और वही अगर यदि चम्मच को आप पलटा के देखिएगा जिस साइड से आप खाते हैं तो उसमें देखिएगा कि अगर यदि आप जैसे खड़े हैं तो आपको प्रतिबिंब आपसे भी बड़ा दिखाई देगा लेकिन पतला दिखाई देगा, यानी लंबा टाइप का दिखाई देगा। क्योंकि ये वक्र आगे की ओर है तो यहाँ से प्रतिबिंब जो मारता है यहाँ से और यहाँ तक आ जाता है। तो इस कारण क्या होता है, उसमें बड़ा दिखाई पड़ता है। तो यानी कि दाढ़ी बनाने वाला मिरर जो होता है वह अवतल दर्पण का होता है। उसके बाद देखिए कि डॉट एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हम लोग देख ही रहे हैं कि एल्केन ग्रुप जो होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे देखिए ब्यूटेन, मीथेन, बेंजीन तो नहीं होगा, एथेन, ये सभी क्या हुआ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ। बेंजीन यहाँ अलग हो जाएगा।
यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए V बराबर क्या होता है आई आर, तो आई हम लोग को निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा V बटे आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि V दिया हुआ है, विभवांतर आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट और ओम दिया हुआ है यानी कि प्रतिरोध दिया हुआ है 750 दिया हुआ है। तो आप इसको भाग दे दीजिए, आपका निकल जाएगा 0.29 एम्पियर। धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। ठीक, अगला है कि इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि कौन सा धातु है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ से शुरू कीजिए, तो 2 8 और 6, 8 2 10 6 16 सल्फर, सल्फर क्या है अधातु है, 2 8 10 5 15 यानी फास्फोरस, फास्फोरस क्या है अधातु है, 2 8 10 4 14 सिलिकॉन, सिलिकॉन उपधातु है। यहाँ देखिए 2 8 10 3 13 एल्युमिनियम क्या हो जाएगा धातु हो जाएगा। कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, इसमें इसको पुट कर दीजिए, हाफ एम का मान दिया हुआ है 10 केजी, भी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, तो भी स्क्वायर तो 2 बार लिखा जाएगा, 5 गुना 10 यानी 5 गुना 5 गुना 5 कर दीजिए 125 जूल हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील का कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण बराबर क्या होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो यानी स्थिर अवस्था से शुरू किया था तो u बराबर 0, v बराबर बोल रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड वेग हो जाता है, कितना समय में होता है 10 सेकंड में होता है, तो यानी 20 माइनस 0 बटे 10 कर दीजिए 2 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला बोल रहा है कि एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। ठीक है, यह 3 मीटर की तरंगदैर्घ्य पैदा करता है, इस प्रश्न में ध्वनि का तरंग की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी कि गति वेग बराबर क्या होता है आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ देखिए आवृत्ति आपका दिया हुआ है 600 हर्ट्ज और तरंगदैर्घ्य कितना दिया हुआ है 3 मीटर, तो 600 गुना 3 कर दीजिए, 6 1800 मीटर पर सेकंड, चूँकि वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यौगिक CH3 फिर CH3 का क्या नाम है, तो इसका नाम एथेन है। तो कैसे है देखिए इसको CH3, तो यानी C 2 को हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन कितना हो गया 6 को हो गया, तो यानी C2H6 क्या है एथेन है। कैसे कि N वाला ग्रुप एल्केन यानी कि एल्किन एल्केन एल्काइन, तो एल्केन वाला हमको लेना है, तो एल्केन में क्या होता है CnH2n+2, तो n का मान जैसे पुट कीजिएगा आप 2, तो इसमें आ जाएगा आपका देखिए कि C2H 2 दूना 4 + 2 6, तो यानी कि C2H6 हो गया, H6 हो गया, तो ये क्या हो गया एथेन हो गया। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया काम 30 जूल है, तो दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। तो आवेश क्या हो जाएगा कार्य बराबर विभवांतर गुना आवेश होता है, तो आवेश हम लोग को निकालना है, कार्य में विभवांतर से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कार्य दिया हुआ है 30 जूल, विभवांतर दिया हुआ है 10 वोल्ट। ठीक, आवेश निकालना है, 10 से 30 को कटा दीजिए, 3 बार में कट जाएगा, यानी 3 कूलम्ब आपका क्या आ जाएगा आवेश आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला है कि उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है, अगर यदि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जा रहा है। ठीक, तो भार बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण, भार दिया हुआ है 196 न्यूटन और द्रव्यमान निकालना ही है, गुरुत्व त्वरण 9.8 दिया हुआ है, तो द्रव्यमान के लिए 196 में 9.8 से भाग दे दीजिए, तो आप यहाँ दशमलव उड़ाइएगा तो ऊपर एक शून्य आ जाएगा, और 196 में 98 से भाग देने पर आपका 2 बार में कट जाएगा, और 10 से गुना होने पर 20 kg आ जाएगा। यहाँ देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी सूत्र दे देता है, कभी उसका संकेत दे देता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि एल्केन को दर्शाता है, एल्केन में हम लोग क्या देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्केन CnH2n+2, एल्काइन CnH2n-2, एल्कीन CnH2n। पानी में घुलने पर डॉट क्षार कम OH आयन देता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि OH कम आयन देना, तो हम लोग जानते हैं कि धातु जो होता है, धातु क्या होता है, धातु क्षारीय होता है। ठीक है, और
अधातु क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक, तो यहाँ बोल रहा है कि OH आयन कम देता है। ठीक, OH आयन कम देना यानी कि क्षारीय होना, क्षारीय कम हो रहा है। ठीक है, तो क्षारीय कम हो रहा है। तो जैसे देखिए कि हम लोग जान रहे हैं कि धातु क्षारीय होता है, तो यहाँ Ca कैल्शियम धातु है, ये क्षारीय तो है, तो यहाँ पूछ रहा है कि क्षारीय कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि Ba यानी बेरियम, बेरियम भी क्या है, एक धातु है। ठीक है, यहाँ सोडियम, सोडियम भी एक धातु है। ये सब तो क्षारीय है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, अम्लीय है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन जो कर रहा था कि पानी में घुलने पर डॉट क्षार कम OH आयन देता है, NH4OH हो जाएगा, क्योंकि यह अधातु है। ठीक, ये अम्लीय होता है। तो यानी 7 से कम होने पर अम्लीय, 7 से अधिक होने पर pH मान क्षारीय होता है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है, तो H मौजूद हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन मौजूद हो जाएगा, क्योंकि अगर यदि धातु रहेगा तो उसमें OH यानी कि वह क्षारीय रहेगा, और अधातु तत्व रहेगा तो उसमें हाइड्रोजन यानी H+ होगा। तो लेकिन दोनों में तो देखिए कि H तो है ही है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में क्या मौजूद होता है, तो हाइड्रोजन मौजूद होता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लोहा जो गुणों में डॉट और डॉट के जैसा दिखता है, इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया। तो देखिए उस समय क्या हुआ था, उस समय परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी बनाया जा रहा था। तो यहाँ न्यूलैंड है, न्यूलैंड का कौन सा नियम है, न्यूलैंड का अष्टक नियम है, जो कि सारे गामा पा धा नी सा, यानी इसका कहना था कि पहला तत्व 8वें तत्व के समान गुण विद्यमान होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि इसमें है कि ये पूछ रहा है कि लोहा जो कि गुणों में किसके था, यानी कि कोबाल्ट और निकेल के समान था, लेकिन उसको बहुत दूर रखा गया था, क्योंकि उसका परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से फुलफिल नहीं हो रहा था, इसीलिए वह उसको दूर रखा था। जब आधुनिक आवर्त सारणी आई, जो कि मोजले ने दिया, तो इसने परमाणु संख्या के आधार पर दिया है। तो परमाणु संख्या के आधार पर अभी अगर यदि देखा जाए इन तीनों तत्वों को, तो लोहा जो परमाणु संख्या 26 है, और कोबाल्ट परमाणु संख्या 27 और निकेल परमाणु संख्या 28 को एक साथ रखा गया है। उसके बाद अगला देखिए कि एक कार 50 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कार्य बराबर क्या होगा, बल गुना विस्थापन। तो बल कितना लगा रहा है, 50 न्यूटन, विस्थापन हो रहा है 100 मीटर, तो यानी कि 50 गुना 100 करने के बाद 500 जूल आ जाएगा। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। उसके बाद ओम के नियम के अनुसार डॉट स्थिर होता है, तो ओम के नियम के अनुसार V/I स्थिर होता है। तो यहाँ देखिए कि V बराबर IR, तो V बराबर IR, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। यही V/I क्या होता है, स्थिर रहता है। इसीलिए हम देखते होंगे कि कोई सवाल लेते हैं तो उसमें अगर यदि बोला जाता है कि प्रतिरोध को दोगुना किया जाता है तो उसके धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विभवांतर को स्थिर रखते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अगला कि 900 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या डॉट होगी, तो मोल की संख्या बराबर क्या होता है, मोल की संख्या बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में और पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में। तो यानी पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है, 900 ग्राम, और पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान क्या है, पानी है, पानी का परमाणु द्रव्यमान जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, तो 16 है, तो यानी 16 2 कितना हो गया, 18, 18 म्यू हो गया। ठीक है, इसको ग्राम में 18 ग्राम भी लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए कि मोल की संख्या बराबर क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में और पदार्थ का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान ग्राम में। तो परमाणु द्रव्यमान 18, 18 से 900 में भाग दे दीजिए, तो आपका कट जाएगा 18 पंचे 90 और 190 बैठ जाएगा, तो यानी कि 50 आपका आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार हम लोग का आज भी 6 शिफ्ट का पूरा हो गया। तो अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।